देखिए, ऐसा क्वेश्चन कल भी था आपके पास और मैंने बताया था डरने की जरूरत नहीं है। वहां डरने की जरूरत है जहां चारों क्वेश्चंस, चारों सेंटेंस बिल्कुल अलग है, लेकिन यहां पर चारों सेंटेंस बिल्कुल सेम है, बस कहीं कहीं डिफरेंस है। बस आपको चारों में वही डिफरेंस देखना है। और ऐसे सेंटेंस को करने के लिए आपको फ्रेज वाइज या क्लोज वाइज या सेंटेंस वाइज पढ़ना। पहले फ्रेज और क्लोज वाइज आपको पढ़ते हुए चलना है चारों का। तो जैसे अगर आप देखें तो अगर हम बात करते हैं थ्रो ए राउंडर स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर, कहता है थ्रो ए राउंडर स्टोन, की जो एक राउंड स्टोन है ना, कहता है जो एक राउंड स्टोन है उसको तुम फेंको पानी के अंदर, फेंको टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर, कि पानी के अंदर रिपल्स के मतलब लहरें उठे। जब हम ऐसे पानी के ऊपर गोल पत्थर फेंकते हैं तो एक क्या कहते हैं, लहरें उठती हैं, या फिर ऐसे फेंको तो फिर पानी के अंदर जो लहरें उठती हैं उनको रिपल्स कहते हैं। क्लियर हुआ? अब जरा देखो एक छोटी सी बात बेटा जी, कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं ना, ध्यान से देखिए, कुछ जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पॉसिबल नहीं है। जैसे हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो हमने कहा गुड, गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब किसी से अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। ऐसे ही आप कह सकते हो पोल्यूटेड, कि भाई कोई शहर पोल्यूटेड है। आप कह सकते हो मोर पोल्यूटेड, कि यह शहर उससे ज्यादा पोल्यूटेड है। और अगर आप कहें मोस्ट पोल्यूटेड, कि यह शहर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, कह सकते हो। तो मोस्ट पोल्यूटेड आप कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। लेकिन क्या आप ऐसे कह पाओगे कि मैरिड, शादीशुदा, और आप ऐसे कह पाओगे मोर मैरिड, मोर मैरिड किसी से ज्यादा शादीशुदा, और मोस्ट मैरिड कि सबसे ज्यादा शादीशुदा? आप ऐसे कह पाओगे? नहीं कह पाओगे, कि या तो मैरिड है या मैरिड नहीं है, आप ये दोनों कह नहीं पाओगे। आप इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बना सकते। तो मैरिड जो है अपने आप में सुपरलेटिव सेंस में, या तो किसी की शादी हो चुकी है या किसी की शादी नहीं हुई है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप इसकी तो कम शादी हुई है, इसकी भी कम हुई है, इसकी सबसे ज्यादा शादी हुई है, ऐसे नहीं कह पाओगे। शादी कम या ज्यादा नहीं, या तो है या नहीं है। इसी प्रकार से हमारा एक एडजेक्टिव है राउंड, कि भाई अगर मैं किसी पत्थर की बात कर रहा हूं, या तो वो राउंड है या नहीं है। आप उसका राउंडेस्ट नहीं कर पाओगे, तो आप इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना ही नहीं सकते। भाई राउंड हुआ, अगर मैं बोल दूं स्ट्रेट, तो इसका पॉजिटिव कंपैरेटिव बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि या तो कोई लाइन स्ट्रेट है, या तो कोई लाइन स्ट्रेट है, या कोई लाइन स्ट्रेट नहीं है। कमियां ज्यादा नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप अब इसे ट्राइंगल कर दो, आप कर दो ट्राइंगल। अब या तो कोई ट्राइंगल है या ट्राइंगल नहीं है। मोर ट्राइंगल, मोस्ट ट्राइंगल तो आप नहीं कह पाओगे। तो इसी प्रकार से राउंड का कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री अलाउड नहीं है। तो यहां पर राउंडर हो गया तो ये गलत है। तो यहां राउंडेस्ट, देखो सुपरलेटिव डिग्री बना दिया तो ये गलत है। यहां मोर राउंड कर दिया तो ये गलत है। यहां पर क्या कर दिया, मोर राउंडर, इसमें तो डबल कंपैरेटिव, एक अलाउड नहीं है, इसने दो दो बना दिए, तो ये भी गलत। तो राउंड, तो यहां पर आंसर होगा ये डी, कि थ्रो ए राउंड स्टोन, कि राउंड स्टोन फेंको, क्या कहते हैं, रिपल को बनाने के लिए पानी के अंदर। अब जरा देखो, ये पूरा सेंटेंस सेम है, एक ही जगह गलती है। पूरा सेंटेंस सेम है, एक ही जगह गलती है। हाँ जी बिल्कुल। तो बेटा प्रीवियस, ये एसएससी एस्पिरेंट, तो ये प्रीवियस ईयर के तो करवा ही रहा हूं बेटा, ये प्रीवियस ईयर के तो करवा ही रहा हूं ना। देखो ये लिखा हुआ, तो आप मुझे बता रहे हो 2023 में आया, मैंने भी तो यही बताया बेटा, ये प्रीवियस ईयर के तो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। मैं अपनी तरफ से मॉक थोड़ी ला रहा हूं, ये मॉक टेस्ट थोड़ी है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इनको कैसे डील करना होता है मैं वही समझा रहा हूं आपको, कि इनको डील कैसे करना है। हाँ जी, अब इसमें बताओ, कहता है रजनी आस्क्ड मी पोलाइटली वेयर आई वाज गोइंग टू एंड व्हाट आई वुड ब्रिंग फॉर हर। अच्छा बताइए 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 बताइए। रजनी ने मुझसे कहा पोलाइटली वेयर आई वाज गोइंग टू, कि मैं कहां जा रही हूं, एंड व्हाट आई वुड ब्रिंग फॉर हर, और मैं उसके लिए क्या लाऊंगी, ये पूछो। बताइए आंसर। अच्छा, चलो अब देख लो, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसके अंदर एरर बताओ। तो अब मैं आपको समझाऊं इसके अंदर एरर, मैं आपको इसके अंदर एरर समझाऊं। तो देखिए एरर ये है, इसमें टू नहीं आएगा। एरर ये है, इसमें टू नहीं आएगा। अब बात है कि एरर के टू क्यों नहीं आएगा बेटा। एक तो ये समझे कि टू प्रेपोजिशन है, और अगर टू प्रेपोजिशन है तो बिना नाउन या प्रोनाउन के आता नहीं। तो प्रेपोजिशन है, बिना नाउन प्रोनाउन के आता नहीं। और अगर ये नाउन प्रोनाउन के नहीं आता तो प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट।
अब ये बात दिमाग में रखना, इस बात को दिमाग में रखना, मैं इसे समझाता हूं। जैसे मैंने कहा ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर अवेलेबल हियर। कहता है यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। अब जरा इसमें देखो, ये जो ऑफ है ये प्रेपोजिशन है। वैसे कंप्लीटली ये पूरा डिटर्मिनर है, लेकिन मैं प्रेपोजिशन को समझा रहा हूं। अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन बिना नाउन के नहीं आएगा। अगर प्रेपोजिशन है तो बिना नाउन के नहीं आएगा। अब जरा इधर एक चीज और देखो, मैं अगर ऐसे बोलूं कि आई लव यू, कहता आई लव यू अलॉट, अब आप ऑफ नहीं कह पाओगे। अब यहां पर ऑफ नहीं कह पाओगे, आप ऐसे नहीं कह पाओगे आई लव यू अलॉट ऑफ। आप अब ऐसे नहीं कह पाओगे आई लव यू अलॉट ऑफ, क्योंकि अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ऑफ के बाद आपको नाउन देना पड़ेगा, और हमें पता है कि इसका मीनिंग बिना प्रेपोजिशन के आ सकता है। इसमें कहेंगे आई लव यू अलॉट, आई लव यू अलॉट, ये यहां पर खत्म। क्योंकि ऑफ लिखते के साथ ही आपको प्रेपोजिशन लिखते के साथ ही नाउन या प्रोनाउन देना पड़ेगा। एक बात और समझो, इस बात को ऐसे और समझो। मैं अगर ऐसे बोलूं आई गो, मैं जाता हूं, तो आप बोलोगे ठीक है, मैं जाता हूं, तो ये सही है। लेकिन आप ऐसे बोलो आई गो टू, तो आप ऐसे बोल नहीं पाओगे, क्योंकि अगर ऐसे बोलोगे तो आपको एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा कि प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये गलत है। तो इसे ठीक बनाने के लिए आपको एक नाउन प्रोनाउन दे दो, आई गो टू स्कूल। हाँ, अब अगर आपने नाउन दे दिया तो अब ये ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन बिना नाउन प्रोनाउन के आएगा नहीं। आप प्रेपोजिशन लिखो, नाउन प्रोनाउन में लिखो तो गड़बड़ हो जाएगी। एक पॉइंट तो ये। अब दूसरा पॉइंट और समझो, क्योंकि यहां पर WH फैमिली आ रही है। अब WH फैमिली में हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, इसे हटा रहा हूं मैं। एक बात तो ये क्लियर हो गई आपको। एक बात और देखो, एक बात और लिखो। मैंने अगर ऐसे लिखा, कहते हैं अगर मैं बोलूं टू हूं डू यू, या मैं करूं, चलो यही लिखता हूं, टू हूं डिड यू गिव माई बुक। अब मैंने लिखा टू होम डिड यू गिव माई बुक। तो अब हमने टू के बाद जो ये होम लिखा है ना बेटा, अगर टू के बाद अगर हमने ये होम लिखा है तो होम जो है प्रेपोजिशन के बाद आया, ये ऑब्जेक्ट, होम जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ठीक है। अब इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कि भैया whom did you give my book, whom did you give my book, और आपने अब लिखा देखो टू, अब यहां पर टू आ गया। तो देखो इसके बाद मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, पता है क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के लिए तो प्रश्न पूछ रहा है। तो जैसे अगर मैं इसका आंसर लिखूं, अब एक ही बात है, अच्छा ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात, ट्रांसफॉर्मेशन, एम्बिग्यूटी, एक ही बात। अब मैं इसका आंसर लिखूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं आई गेव योर बुक। मैं इसका आंसर लिखूं तो ऐसे तो होगा भाई आई गेव योर बुक टू राम, मैं ऐसे तो बोलूंगा कि मैंने कि आपकी किताब जो है राम को दी। तो बेटा आंसर क्या आ रहा है? आंसर आया राम। राम किसके बाद आ रहा है? टू, प्रेपोजिशन के बाद। कि प्रेपोजिशन के बाद ये आंसर आ रहा है क्योंकि वो प्रेपोजिशन का ही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का ही तो प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो होम है, लेकिन टू का ऑब्जेक्ट वेयर नहीं हो सकता, क्योंकि वेयर जो होता है बेटा, वेयर जो होता है MPTR, मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन। तो ये जो प्लेस है ये वेयर का रिप्लाई है, और MPTR सारा एडवर्ब होता है। MPTR बेटा मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन। तो प्लेस को हम वेयर से लेते हैं, ये सारे के सारा एडवर्ब होता है। और बेटा टू को एडवर्ब की नहीं, टू प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो इसलिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख पाएंगे। तो आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे टू वेयर, आप लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये एडवर्ब है। प्रेपोजिशन के बाद एडवर्ब कैसे आएगा? तो इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि आप टू नहीं लगाएंगे यहां पर, ये सुपरफ्लुअस है, इसे कहते हैं सुपरफ्लुअस, टू नहीं लगाएंगे। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बेटा मैंने इतना डिटेल में बताया, बताओ क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? देखो छोटी सी बात है,
और ये सारे पी वाई क्यू। ठीक है, चलिए नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, मैं फिर दोबारा बता दूंगा। प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर, के संभवतया बाय द एंड ऑफ द ईयर के अंत में ही विल लीव फॉर द यूएसए, यूएसए को निकल जाएगा विद बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब है बोरिया बिस्तर समेत, एक ईडियम है। बोरिया बिस्तर का समेत मतलब एक ईडियम है। अब जैसे मैं कहता हूं कि ही एक्सपेल्ड, या मैं लिखूं द प्रिंसिपल expelled him with a bag and baggage। अब बैग एंड बैगेज सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर आ रहे हैं? तो मैंने कहा कि द प्रिंसिपल एक्सपेल्ड हिम, प्रिंसिपल ने उसे निकाल दिया। कह रहा हाउ, कैसे निकाला? कह रहा बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर समेत। इसका खुद में मीनिंग है बोरिया बिस्तर समेत। ये हाउ का आंसर है तो ये मैनर है। हाउ का आंसर मैनर होता है। अगर ये मैनर है तो ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है तो ये एडवर्ब है। और अगर ये एडवर्ब है तो बेटा बिल्कुल अभी इससे पहले मैंने यही तो समझाया कि प्रेपोजिशन के बाद आप नाउन या प्रोनाउन रखेंगे। बेटा प्रेपोजिशन के बाद आप एडवर्ब कैसे रख सकते हो? तो प्रेपोजिशन के बाद एडवर्ब आएगा नहीं। तो अगर एडवर्ब नहीं आएगा तो एडवर्ब है तो यहां से प्रेपोजिशन हटा दो, तो आपको विद हटाना पड़ेगा। यहां से आपको विद हटाना पड़ेगा। तो वैसे भी बैग एंड बैगेज एक ईडियम है जिसका मतलब है बोरिया बिस्तर समेत, जिसका अर्थ है बोरिया बिस्तर समेत। क्लियर हुआ कि हुआ क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब है और एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन नहीं आता, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है। क्लियर हो गया? तो आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ही वॉक्ड लेजरली, तो देखो सिनोनिम, ये मैं देखो बिल्कुल कब आया, देखो कब आया, ये बिल्कुल जनवरी के अंदर 2025 में, एकदम ताजा ताजा, एकदम ताजा ताजा, एकदम ताजा ताजा है बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम ताजा ताजा है कॉन्सेप्ट। ये इसी साल में आया हुआ क्वेश्चन है। ही वॉक्ड लेजरली टुवर्ड्स द एंट्रेंस। तो अब इस लेजरली का सिनोनिम बताओ। रीएश्योरिंगली, हेस्टिली, विदाउट हेस्ट, विद ए किक स्टार्ट। क्या होगा आंसर? एबीसीडी बताओ, एबीसीडी जल्दी जल्दी बताओ एबीसीडी। तो मैंने बताया बेटा मैं थोड़े से ना सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम, तो अभी जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो पीवाईक्यू जो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ ग्रामेटिकल क्वेश्चन नहीं, वोकैबुलरी से रिलेटेड जो आ रहे हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कहता है अब ध्यान दें, ही वो, अरे हाँ मैं ये भी बता दूं कि मैं अगर आए हुए हैं तो मैं हो सकता है सेंटेंस अरेंजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज और क्लोज टेस्ट तो थोड़े से वो लेंथी हो जाते हैं, लेकिन यहां पर इस क्लास में मैं सेंटेंस अरेंजमेंट भी आपके सामने लेकर आऊंगा कि देखो सेंटेंस अरेंजमेंट को कैसे जल्दी जल्दी सोल्व कर देते हैं। क्योंकि हम पीवाईक्यू कर रहे हैं तो कुछ भी आएगा। तो ही वॉक्ड लेजरली टुवर्ड्स द एंट्रेंस। अब बताओ मुझे एबीसीडी में आंसर देखूं आपके। चलो आपका आंसर आ रहा है सी, तो बेटा बिल्कुल ठीक आंसर सी है। लेजर का मतलब क्या होता है? फुर्सत का समय। देखो बेटा सेंटेंस होता है लेजर, LEISURE, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फुर्सत का समय, फुर्सत का समय। तो अब जो बंदा फुर्सत में है, जो बंदा फुर्सत में है, फुर्सत का समय, जो बंदा फुर्सत में है, तो इसका मतलब है एश्योर। एश्योर सबसे बना रीएश्योर, तो एश्योर सबसे बना रीएश्योर, और वहीं से ही INGLY लगा कर एडवर्ब बना दिया। एश्योर होता है सुनिश्चित करना, तो इसका मतलब सुनिश्चित करना, इसका मतलब है फुर्सत का समय, तो गलत हो गया। अब वो फुर्सत के समय में है तो मतलब कोई जल्दी में नहीं है। अगर मैं फुर्सत में बैठा हूं तो मैं जल्दी में नहीं हूं, आराम से करूंगा कोई भी काम। तो हेस्टिली होता है किसी भी चीज को जल्दी जल्दी करना। हेस्ट, हेस्ट वर्ड से हेस्टिली बना, जिसका मतलब होता है जल्दी जल्दी करना। एक कहावत भी है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, कि आगे दौड़ पीछे छोड़, कि हम हेस्ट जल्दी में आगे बढ़ते हैं, पीछे का छोड़ते चले जाते हैं, गड़बड़ होती है। तो इसका मतलब है जल्दी जल्दी करना। और जब मैं अगर फुर्सत के समय में बैठा हूं तो मैं जल्दी जल्दी क्यों करूंगा? तो इसका मतलब ये भी गलत। तो फिर विद किक स्टार्ट, विद किक स्टार्ट का मतलब है जबरदस्ती किसी काम को करना, तो मींस ये भी गलत। तो आंसर विदाउट हेस्ट, कि बिना जल्दी के आराम से फुर्सत के समय में। तो लेजर जो एडजेक्टिव है LY लगा के इसे एडवर्ब बना दिया, क्योंकि लेजरली वॉकिंग हो रही है। तो अगर लेजरली वॉकिंग हो रही है तो बड़ा मस्ती से चल रहा है, जाके आराम से ऐसे चल रहा है। समझ में आया बात? तो इसकी बात कर रहा है तो आंसर सी हो जाएगा। डन। चलिए अब एक हमारे पास है एंटोनिम, एनहांस। एंटोनिम एनहांस, चलिए बनाइए। देख लो 2025 में आया हुआ,
टीयर टू, टीयर वन नहीं बेटा, टीयर टू में आया हुआ है, टीयर टू के अंदर आया हुआ है। हाँ जी, तो एनहांस, एनरिच, इंपेयर, मिरेकल, रिलेवेंस। तो बेटा क्वेश्चन देखिए, एंटोनिम निकालना है, सिनोनिम निकालना है, सेम मीनिंग नहीं है, उसका अपोजिट लेके चलना है। तो बेटा एनहांस का मतलब होता है किसी भी चीज को इंक्रीज करना, किसी भी चीज को बढ़ाना, किसी भी चीज को बढ़ाने की बात करता है, किसी भी चीज को अपग्रेड करने की बात करता है, ठीक है ना, किसी भी चीज को हाइक करने की बात करता है, ऊपर उठाने की, बढ़ाने की बात करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बढ़ाना, तो इसका मतलब है किसी चीज को बढ़ाना, तो बेटा इसका एंटोनिम चाहिए, तो हमें वो चाहिए जो बता रहा है किसी भी चीज को गिराना, तो वो बन जाएगा। तो एनरिच का मतलब है किसी भी को भी अमीर बनाना या समृद्ध करना। एनरिच का मतलब है, मीनिंग देख ले, एनरिच का मतलब है किसी भी चीज को, किसी को भी अमीर बनाना, ये कहता है किसी को भी अमीर बनाना, अमीर बनाना, या फिर किसी को समृद्ध करना, समृद्ध करना। इंपेयर का मतलब होता है डैमेज, किसी भी चीज को खराब कर देना, डैमेज करना किसी भी चीज को। मिरेकल का मतलब होता है जादू, मिरेकल का अर्थ होता है जादू, और रिलेवेंट होता है किसी से संबंधित, और किसी से संबंधित। अब जरा देखिए तो आंसर क्या बनेगा। बट अगर किसी चीज को आप अपग्रेड कर रहे हो, किसी भी चीज को आप अपग्रेड कर रहे हो तो उसे बढ़ा रहे हो, उसको अच्छा कर रहे हो। तो बेटा अगर किसी चीज को डैमेज कर रहे हो तो मतलब उसकी क्वालिटी को आप डैमेज कर रहे हो, तो उसकी क्वालिटी को गिरा रहे हो। तो इसका मतलब आंसर जो होगा इंपेयर होगा, खराब करना किसी भी चीज को। तो आंसर हो जाएगा इंपेयर। बहुत बढ़िया बेटा, आंसर तो आप सही दे रहे हो, ग्रेट मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे। होमोनिम, तो 3 लेकर आया बेटा मैं वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में 3 उठाकर लाया, एक सिनोनिम, एक एंटोनिम और एक होमोनिम एग्जाम में आए हुए। होमोनिम बेटा, होमोनिम कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, होमोनिम होता क्या है। ये दोनों शब्दों को देखो, ये 2 शब्द से जुड़कर बना, होमो प्लस नीम। होमो का मतलब होता है सेम, इक्वल, एक जैसा, और नीम का मतलब होता है नेम। नेम मतलब नाउन, कि ऐसा नाउन या ऐसे नेम जो सेम सेम लगे। जैसे हम बोलते हैं पीस, हम बोलते हैं पीस। अब ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग अलग है। तो ये होमोनिम्स है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का टुकड़ा, और इसका मतलब होता है शांति। तो बेटा मिलते जुलते शब्दों को, एक जैसे शब्दों को होमोनिम, सेम सेम नेम, एक जैसे शब्दों को हम होमोनिम कहते हैं। तो यहां पर देखो सेम 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 शब्द है, बियर, बेयर, बायर, बेयर, है ना, मिलते जुलते शब्द है। तो ये सारे क्या है, ये होमोनिम्स। अब बेसिकली चारों का अपना मीनिंग है, सेंटेंस के अनुसार आप देख ले। बियर क्या होता है, बियर होता है दारू, झुम बराबर झुम शराबी, ये होता है बियर, दारू, है ना, दारू। बेयर होता है जिसे कहते हैं कि विदाउट क्लोथ्स, बेयर, बेयर फुटेड, हम कहते हैं बेयर फुट, नंगे पैर जिसे कहते हैं, विदाउट एनीथिंग। तो वैसे जनरली विदाउट क्लोथ जो होता है इसे हम कहेंगे बेयर। बायर होता है खरीदने वाला, बायर होता है खरीदने वाला, किसी चीज को जो खरीदे, खरीदने वाला बायर। और ये जो बेयर होता है बेटा, ये जो बेयर होता है इसके 2 मीनिंग होते हैं। ये वर्ब है, ये बेयर 2 वर्ब है। एक होता है ये जन्म देना, एक होता है जन्म देना, और एक इसका मतलब होता है सहन करना। एक इसका मीनिंग होता है सहन करना। बस ये ध्यान रखना, अगर इसकी आप सेकंड थर्ड फॉर्म बना रहे हो तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बोर, और थर्ड फॉर्म जो हो जाएगी बोर्न। अब इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाओगे तो इसका मतलब बोर, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी BOR, BOR NE, सहन करना में E एक्स्ट्रा हो जाएगा। सेकंड थर्ड फॉर्म इनकी अलग अलग हो जाएंगी। अब सबके मीनिंग पता है, अब आप इसमें देख लो, इसके अंदर आप सही वर्ड फिल कर दो। इसके अंदर सही वर्ड, राशिद वाज नॉट एबल, देख लो बेटा 2025 में ताजा ताजा टीयर 2, राशिद वाज नॉट एबल टू डैश द पेन आफ्टर द एक्सीडेंट। तो आफ्टर द एक्सीडेंट, अगर मैं यहां पर बात करूं कि, अगर मैं यहां पर बात करूं कि अगर टू आया है तो टू के बाद आप V1 भी लगा सकते हो, ये इंफिनिटिव भी हो सकता है, लेकिन यार टू प्रेपोजिशन हुआ तो उसके बाद नाउन भी आ सकता है। तो या तो इसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या टू के बाद नाउन आएगा। लेकिन कि राशिद वाज नॉट एबल, वो काबिल नहीं था ये करने के, द पेन,
पेन को डैश करने के काबिल नहीं था आफ्टर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के बाद वो पेन को क्या नहीं कर पाया, पेन को दारू नहीं कर पाया, पेन को विदाउट क्लोज कर पाया, पेन को खरीद पाया, पेन को जन्म दे पाया, पेन को सहन नहीं कर पाया। तो बेटा आंसर हो जाएगा बेयर, सहन करना, 2+V1। एक्सीडेंट के बाद जो राशिद है वो दर्द को सहन नहीं कर पाया। अब मीनिंग के हिसाब से ही देंगे क्योंकि इन सबका अपना अपना तो मीनिंग है, लेकिन इस ब्लैंक के अंदर इस सेंटेंस के अनुसार कौन सा फिट होगा वो देखना है। तो आंसर हो जाएगा डी। मैं आपका आंसर देखूं। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक हो ना बच्चे? तो अगर ये बात समझ में आई तो अगला देखो। आइए मेरे बेटा, शी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट अपोजिशन। परसिस्टेड होता है मतलब किसी चीज का अनुसरण करना, लगे रहना, पीछे पड़ जाना। परसिस्ट होता है किसी भी चीज के पीछे पड़ जाना, परसुएड करना किसी भी चीज को। तो हाँ, एरर बताओ, बताओ एरर। बेटा इट नीड्स रिवीजन। जो भी याद करते हो रिवीजन करो। देखो मैंने अभी कहावत बोल रहा था, हेस्ट मेक्स वेस्ट, आगे दौड़ पीछे छोड़। हम क्या करते हैं, याद कर ली 100, हम सोचते हैं कि 200 याद कर ले। अब मैं ये कहता हूं 100 याद करने के बाद पहले उसे रिवीजन में लो, पहले उसे रिवीजन में लो, तब होगा। अब देखो इसके अंदर है बेटा, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है बेटा। अब फिक्स्ड प्रेपोजिशन है तो अब देखो बच्चा गलती ये कर सकता है कि सर टू डूइंग तो होगा नहीं कि टू डू कर दूं। वो बच्चा सोचेगा कि भैया जी टू डू, स्टूडेंट ये सोच सकता है कि टू के साथ डू आता है कि आई वांट टू गो, आई वांट टू लर्न, शी लाइक्स टू लिसन, तो शी लाइक्स टू सिंग, तो टू के बाद V1 आता है। तो बच्चे के दिमाग में आएगा टू के बाद V1। अगर वो टू के बाद V1 करेगा तो आंसर इधर बनाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है, कैसा है ये कि जो परसिस्ट होता है ना बेटा, परसिस्ट के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है वो इन होती है। परसिस्ट के साथ जो प्रेपोजिशन होती है वो इन होती है। तो टू के साथ तो V1 आता, लेकिन ये परसिस्ट के साथ इन आए, तो परसिस्ट के साथ इन आएगा तो आंसर तो यही बनेगा, लेकिन टू डू नहीं बनेगा, तो इन डूइंग बनेगा। और इन क्या हुआ, इन हुआ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है अगर वो वर्ब हो तो हमें जिरंड देना पड़ता है। एक ही बात है क्योंकि जिरंड नाउन होता है, तो प्रेपोजिशन के बाद जिरंड, तो यहाँ पे इन लगाओगे तो डूइंग जिरंड है, तो आंसर तो यही है। लेकिन टू डू नहीं करके, टू डू नहीं करके हमें इन डूइंग करके आंसर देना है। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट पार्क योर कार हियर, ये वॉइस बेटा वॉइस बना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। देखो डोंट पार्क योर कार हियर, ये हमारा सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनो, जल्दी बनो। देखिए बेटा, अब देखो बेटा ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। वैसे एक इंपेरेटिव सेंटेंस के तीन पैसिव वॉइस बन सकते हैं। जनरली एक इंपेरेटिव सेंटेंस के 3 पैसिव वॉइस बन सकते हैं। जैसे मैं किसे कहता हूं लर्न इंग्लिश, मैंने किसे कहा लर्न इंग्लिश, तो लिख लेना, मैं वैसे बोल रहा हूं लर्न इंग्लिश, तो इसके 3 पैसिव वॉइस बन जाएंगे। यू आर एडवाइज्ड टू लर्न इंग्लिश। दूसरा लेट इंग्लिश बी लर्नड, लेट से। तीसरा शुड से, तो कि इंग्लिश शुड बी लर्नड, इंग्लिश शुड बी लर्नड। तो देखो 3 पैसिव वॉइस बन गए। यू आर एडवाइज्ड टू लर्न इंग्लिश, लेट इंग्लिश बी लर्नड और इंग्लिश शुड बी लर्नड। 3 बना दिए मैंने। तो इसने देखो लेट से बना रखा है, इसने लेट से बना रखा है। हैव से तो कोई बनता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है, लेट से बन जाएगा सेकंड टाइप। तो लेट का अगर तो इंपेरेटिव का पैसिव वॉइस बनाओगे, ये ध्यान रखो, इंपेरेटिव सेंटेंस का अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नियम ये है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट और बी प्लस V3, लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस V3। और अगर नेगेटिव है तो बी प्लस V3 से पहले नोट लगा देना, क्योंकि ये मेन वर्ब है, वर्ब से पहले नोट आता है, क्योंकि नोट एडवर्ब है, वर्ब से पहले नोट आता है तो ये एडवर्ब है। नियम है क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस V3। तो अब जरा देख लो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ये कहता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट और बी प्लस V3, ये ठीक है, और नोट उससे पहले, तो ये ठीक है वैसे। लेकिन 3 गलत क्यों है वो भी देखो। तो लेट के बाद नोट लगा दिया, गलत कर दिया, तो इसका मतलब है ये क्या, क्योंकि वर्ब से पहले नोट आता है,
लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस V3 होना चाहिए था। अब कहता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस V3, तो लेट योर कार बी पार्क्ड हियर, लेकिन ये तो नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव इसमें तो नोट है ही नहीं, अगर इसमें नोट नहीं है तो ये गया, तो आंसर ए। तो लेट योर कार नोट बी पार्क्ड हियर, लेट योर कार नोट बी पार्क्ड हियर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये लगता है बेटा पैसिव वॉइस। चलो एक बना लेते हैं नरेशन। आइए क्वेश्चन नरेशन का। आई एम डिटरमाइंड टू पब्लिश माई फाइंडिंग्स, द साइंटिस्ट असर्टेड कॉन्फिडेंटली। इसको हम ऐसे कर देते हैं तो आसानी हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही था, क्वेश्चन ऐसे ही था, मैं आपको आसानी के लिए ऐसे कर देता हूं। क्वेश्चन ऐसे मतलब मैंने ये ऐसे था, कोई गलती नहीं है, ऐसी है क्वेश्चन, लेकिन मैं ऐसे करूंगा तो आपको और आसानी हो जाएगी करने में। चलिए कोमा इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। देखो बिल्कुल था 2025 के क्वेश्चन, 2025 के क्वेश्चंस। हाँ जी। तो देखिए अब कहता है क्या गलती हो रही है, तो ये कहता है द साइंटिस्ट असर्टेड कॉन्फिडेंटली। क्वेश्चन देखो, इसने रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दे दिया, और रिपोर्टिंग वर्ब को सेट टू नहीं बोला उसने, रिपोर्टिंग वर्ब को सेट टू नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसने पहले चेंज कर दिया, सेट टू को असर्टेड कर दिया, उसने सेट टू को असर्टेड कर दिया पहले, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को पहले बनाओ। द साइंटिस्ट असर्टेड कॉन्फिडेंटली, तो उसने कहा द साइंटिस्ट कॉन्फिडेंटली असर्टेड, द साइंटिस्ट कॉन्फिडेंटली असर्टेड, द साइंटिस्ट कॉन्फिडेंटली असर्टेड, द साइंटिस्ट कॉन्फिडेंटली असर्टेड। तो भाई साहब इसके अंदर चारों सेम है, तो इसमें तो कोई गलती निकल ही नहीं सकती। अब इसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट चाहिए, क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव है तो दैट चाहिए। तो ये रहा दैट 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 दैट, कह रहा यहां पर भी गड़बड़ नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक। और दूसरा अब हम इसे चेंज करेंगे तो आई, आई क्या है? स्पीकर है ना, स्पीकर फर्स्ट पर्सन स्पीकर है, तो ये आई एम डिटरमाइंड टू पब्लिश माई फाइंडिंग्स। तो भाई स्पीकर को स्पीकर से चेंज करो। ये सेंटेंस बोला किसने? ये सेंटेंस बोला द साइंटिस्ट ने, ये सेंटेंस बोला साइंटिस्ट ने, तो साइंटिस्ट स्पीकर है, तो अब बेटा फर्स्ट पर्सन भी तो स्पीकर है, फर्स्ट पर्सन भी तो स्पीकर है, तो स्पीकर को स्पीकर से चेंज करो। तो आई को साइंटिस्ट से चेंज करेंगे, तो अगर ये मेल है तो यहां पर ही हो जाएगा, अगर ये फीमेल है तो यहां शी हो जाएगा। तो देखो उन्होंने क्या दे रखा है, दे रखा है शी। यार ये भी ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या ही नहीं। तो अब फिर आगे कहता है सब्जेक्ट के बाद आप किसे चेंज करेंगे? वर्ब को, एम को, तो एम को वाज करना पड़ेगा, तो एम डिटरमाइंड का आपको वाज डिटरमाइंड करना पड़ेगा। तो यहां देखे एम डिटरमाइंड का इज डिटरमाइंड, तो ये गलती, तो अब ये गया, हमें चाहिए वाज डिटरमाइंड, तो यहां पर वुड बी डिटरमाइंड कर दिया, वाज की जगह वुड कर दिया, तो ये गड़बड़ हो गया। अब यहां वाज डिटरमाइंड, तो ये सही है, यहां हैड डिटरमाइंड कर दिया, तो ये गलत। आंसर सी, आंसर सी। तो देखो वर्ब के अंदर एरर निकल के आ गया। 2025 का ताजा क्वेश्चन, बिल्कुल नया नया। चलिए अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, ध्यान से सुनिए इसे, बनाइए एरर। अगला सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, बताइए बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। We couldn't help but noticing the gathering of cars near the trailhead we had left behind. बताइए यार। चलिए अब बेटा मैं आपको बताता हूं, एक बात को कहने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपके सामने ये स्ट्रक्चर है, कहता है couldn't help, अगर सिर्फ इतना स्ट्रक्चर है, अगर सिर्फ इतना स्ट्रक्चर है तो आपको जिरंड लगाना पड़ेगा इसके बाद। और अगर आपके पास स्ट्रक्चर ये है couldn't help but, फिर इसके बाद आपको बेयर इंफिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इंफिनिटिव लगाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ये है। अब इनका मीनिंग क्या है कि बेटा कह रहा कि भाई उस पर्टिकुलर एक्शन के अलावा कोई चारा नहीं था, कहता है इस एक्शन को किए बिना नहीं रह पाया, नहीं रह सका। मीनिंग देख लो, इनका सेम मीनिंग है। अच्छा ये कैन, कुड की जगह कैन भी हो सकता है, यहां कुड लिखा है इसलिए मैंने कुड लिखा, कैन भी हो सकता है। कहता है किसी पर्टिकुलर इस एक्शन को किए बिना नहीं रह सका, एक ही बात है, इस एक्शन को किए बिना नहीं रह सका।
अब जैसे मुझे डॉक्टर ने चाय के लिए मना किया, लेकिन यार मेरा आज बड़ा मन था कि यार मैं चाय को पिए बिना नहीं रह सका और कोई चारा ही नहीं था यार चाय पीने के अलावा, तो मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं, एक ही बात को दो तरीके से, कि आई कुडंट हेल्प टेकिंग टी या हैविंग टी, कि मैं चाय को पिए बिना नहीं रह सका, नहीं रह पाया, तो कुडंट हेल्प आएगा तो जिरंड लगाओ। और एक ऐसा है कि भाई इसी बात को ऐसे भी कह सकते हो कि आई कुडंट हेल्प बट, यहां पे बट कंजंक्शन, यहां पे बट का मतलब है के सिवाय, यहां पे बट का मतलब है के सिवाय, यहां पे बट का मतलब लेकिन नहीं है, ठीक है, मीनिंग बदल गया। तो अगर ये कंजंक्शन है तो इधर वर्ब तो इधर भी वर्ब, इधर V1 है तो इधर भी V1 आएगा, तो बट बट तो V1, तो बट टेक टी, क्योंकि कंजंक्शन सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेगा ना, तो टेक और टेक, तो दोनों में सेक लगा दो, एक ही बात है, सेम मीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन है, एम्बिग्यूटी है, सेम मीनिंग, स्ट्रक्चर अलग है। कि भाई मैं चाय को पिए बिना नहीं रह सका यार, चाय को पीने के अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था कि मैं और कुछ करता हूं। अगर आपको ये बात समझ में आई तो देखो, आई कुडंट हेल्प, उन्होंने बट भी लिखा है। अब इसे दो तरीके से ठीक कर सकते हैं, बेसिकली इसे दो तरीके से ठीक कर लो। देखो, या तो आप बट हटा दो, या आप बट हटा दो, बट तो हेल्प के बाद नोटिसिंग कर दो तो भी ठीक। क्या देखो ऐसा है क्या कि हेल्प के बाद, कि भाई अगर हेल्प के बाद नोटिसिंग है तो ठीक है, लेकिन हेल्प के बाद नोटिसिंग नहीं है तो ये गलत है। हेल्प के बाद बट दे दिया, हेल्प के बाद बट दे दिया, कहता है कि हेल्प के बाद बट दे दिया, हेल्प के बाद बट दे दिया, और ये तो गलत है ही, क्योंकि बट के बाद V1 आएगा, क्योंकि बट के बाद V1 आएगा, बट के बाद V1 नहीं है, तो मतलब ये भी गलत, तो दो गलत। तो इसका मतलब है वो बट वाले स्ट्रक्चर को सही मान रहा है, और अगर बट वाले स्ट्रक्चर को सही मान रहा है तो मुझे V1 चाहिए, बट वाले स्ट्रक्चर को सही मान रहा है तो मुझे V1 चाहिए, तो आंसर ये रहा, दैट इज बी, ना कि सी। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? आगे अब समझ क्लियर हुआ ना बेटा? ये स्ट्रक्चर देख लो बेटा, बहुत बढ़िया। मैं किसी भी एक्शन को, सब्जेक्ट किसी भी एक्शन को किए बिना नहीं रह सका, नहीं रह पाया, उसके पास कोई और चारा ही नहीं था ऐसे काम को करने के लिए, और प्रेजेंट में बनाओगे तो कुड की जगह कैन कर सकते हो, कुड की जगह कैन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टू रिसेंट इंसिडेंट्स एम्प्लाई इलस्ट्रेट अबाउट द प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। हाँ जी बताओ, मीनिंग बताओ। बताइए बेटा। देखो, एक वर्ब है डिस्क्राइब, एक वर्ब है डिस्कस, अब उसी कैटेगरी में आई इल्यूस्ट्रेट। इल्यूस्ट्रेट तो कहता है डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब करना या इल्यूस्ट्रेट करना। बेसिकली ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो बेटा इनके साथ नो प्रेपोजिशन, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स नो प्रेपोजिशन, तो ये भी सुपरफ्लुअस हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स नो प्रेपोजिशन। तो अब अगर आपने इल्यूस्ट्रेट बताया तो आप अबाउट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इनका अर्थ यही होता है कि भाई डिस्कस अबाउट द इश्यू। देखो अगर मैं लिख दूं कि आई डिस्कस्ड, मैंने लिखा आई डिस्कस्ड अबाउट द इश्यू, कि भाई मैंने डिस्कस्ड अबाउट द इश्यू, कि भाई मैंने इश्यू के बारे में डिस्कस किया। तो इश्यू के बारे में डिस्कस किया तो हिंदी में तो ठीक लगेगा, इश्यू के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि दिमाग में यह रहता है कि यार हिंदी में के बारे में आया मैं अबाउट लगा दूं, लेकिन हमें हिंदी से लेना देना नहीं है ना बेटा, कि मैंने उस इश्यू के बारे में डिस्कस किया। मैंने डिस्कस क्या किया? आई डिस्कस्ड व्हाट, मैंने क्या डिस्कस किया? व्हाट और होम का रिप्लाई हमारा ऑब्जेक्ट को जन्म देता है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है वर्ब ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगी, क्योंकि डिस्कस के अंदर अबाउट इंक्लूडेड है। क्योंकि अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो किसी ना किसी चीज के बारे में ही डिस्कस कर रहे हो। अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो किसी ना किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हो, और अगर किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो अबाउट लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अबाउट का सेंस डिस्कस के अंदर होता है। कि अब यही बात, अबाउट का सेंस डिस्क्राइब, डिस्कस और इल्यूस्ट्रेट के अंदर अबाउट का सेंस होता है। तो अगर आप किसी चीज का वर्णन कर रहे हो तो उसके बारे में वर्णन कर रहे हो, तो उसके बारे में वर्णन कर रहे हो तो अबाउट लिखने की जरूरत नहीं, ये तो गलत ही हो गया, सुपरफ्लुअस। आगे समझ? तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता
हिंदी में लिखा जाएगा, हिंदी में आप लिखेंगे के बारे में, बोलेंगे के बारे में, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब अगर होगी तो उसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा। आप हिंदी सोचकर के बारे में अबाउट लगाएंगे तो एरर हो जाएगा। ये सुपरफ्लुअस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की कैटेगरी में भी आता है, दोनों ही है। द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउसहोल्ड चोर्स। इसे कई बार कोर्स पढ़ते हैं, लेकिन कोर्स में चोर्स ही होता है ये, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। घर के जो काम होते हैं ना हमारे, झाड़ू पोंछा, जो रोजाना के काम होते हैं, रेगुलर काम होते हैं, तो उसे चोर्स कहते हैं। हाँ जी, अब अगर आइए इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस के अंदर ना टू डू, तो आप टू नहीं लगा पाएंगे बेटा। पॉजिटिव टॉपिक देख लेना बेटा, पॉजिटिव टॉपिक। पॉजिटिव सेंटेंस जब हम करते हैं, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट काम ना करे, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट काम ना करे, सब्जेक्ट किसी और से काम करवाए, तो उस वक्त सब्जेक्ट के बाद हमें पॉजिटिव वर्ब लिखनी होती है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉज होता है किसी काम को करवाने का। तो सेंटेंस में जब सब्जेक्ट काम ना करे, सब्जेक्ट किसी और से काम करवाए, तो हमें पॉजिटिव वर्ब लिखनी होती है। अब पॉजिटिव वर्ब कई सारी हैं, तो जैसे मैं बोलूं हैव भी पॉजिटिव वर्ब है, गेट भी पॉजिटिव वर्ब है, मेक भी पॉजिटिव वर्ब है, हेल्प भी पॉजिटिव वर्ब है, इसके अलावा लेट भी पॉजिटिव वर्ब है, बिड भी पॉजिटिव वर्ब है, और भी होती है, फिलहाल इतनी। बट फर्क यह है, हैव और गेट अगर पॉजिटिव वर्ब है तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। हैव और गेट अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है, और अगर पॉजिटिव वर्ब मेक, हेल्प, लेट, बिड है तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू नहीं आता। अगर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा कुछ भी दिया तो एरर, और आपने टू के अलावा और कुछ दिया तो एरर हो जाएगा। तो आपने 2 + V1 किया तो गड़बड़ हो जाएगा। पर हमारा आ गया पॉजिटिव वर्ब मेड। अगर मेड आ गया तो आप टू नहीं लगा पाएंगे, V1 लगा पाएंगे, आंसर है ये। अब मीनिंग देखो, द क्रूअल लेडी, जो वो एकदम निर्दयी लेडी थी ना, मेड हर स्टेप डॉटर, उसने अपनी जो सौतेली बेटी है डू, उससे करवाया ऑल द हाउसहोल्ड कोर्स, कि भाई वो क्रूअल लेडी ने सारे घर का काम अपनी स्टेप डॉटर से करवाए। क्रूअल लेडी ने ये काम नहीं किए, क्रूअल लेडी ने ये सारे काम नहीं किए, उसने अपनी स्टेप डॉटर से करवाए। तो सब्जेक्ट अपना काम ना करे, किसी और से करवाए, तो पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है। और पॉजिटिव सेंटेंस में हम जो वर्ब लगाते हैं वो पॉजिटिव वर्ब होती है। यहां पर मेक पॉजिटिव वर्ब हुई, और बेटा मेक पॉजिटिव वर्ब होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए डू लगेगा, टू डू नहीं लगेगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? पॉजिटिव वर्ब से तो पॉजिटिव सेंटेंस है, एरर आया हुआ है, ये आया हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए, आइए। His assistants have and are still doing excellent work for the organization. बताइए बताइए बताइए, एरर बताइए, बताइए बेटा, एरर बताओ। एक्सेलेंट, सुमित वर्मा, ग्रेट। देखो अब यहां पर जो बात कर रहा है ना, एंड आ गया, और अगर एंड आ गया तो आप सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ोगे, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो आपने देखा कि यहां पर आर डूइंग हो रहा है, तो अगर आर डूइंग हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आया, तो यहां पर है हेल्पिंग वर्ब है, इसकी मेन वर्ब का है, हेल्पिंग वर्ब है इसकी मेन वर्ब का है। तो बेटा यहां एक ही वर्ब को दो हेल्पिंग वर्ब से कनेक्ट करो। तो अगर हम बी की फॉर्म लगाते हैं तो उसके बाद V4 आता है, और हैव की फॉर्म लगाते हैं तो उसके बाद V3 आता है। तो बी की फॉर्म के बाद ING, तो हैव की फॉर्म के बाद डन। तो ये दो अलग टेंस को जोड़ रहा है कंजंक्शन। तो यहां हैव डन, तो यहां आर स्टिल डू। तो अगर आपने आर के बाद बी की फॉर्म के बाद ING लगाया, तो हैव की फॉर्म के बाद तो V4 लगाओ ना। अब देखो, अच्छा मैं एक बात बोलूं, अगर दोनों सेम वर्ब लगती तो आपको यहां इधर वर्ब लिखने की जरूरत नहीं थी। देखो मैं क्या बता रहा हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो मैंने कहा शी इज कहता है शी इज लर्निंग एंड टीचिंग इंग्लिश। अब जरा यहां पर देखो, शी इज लर्निंग एंड टीचिंग इंग्लिश। तो अब मैंने एंड से जोड़ा, तो अब मैंने कहा इज लर्निंग,
तो इज के साथ लर्निंग आया, तो अब मैं दोबारा से करूं इज लर्निंग, तो दो बार इज लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम ही वर्ब है। क्योंकि यहां पर जो V4 है, V4 ये भी V4 है, V4 से पहले बी की फॉर्म आती है, तो बी की फॉर्म एक बार लिखो जो इसको भी कनेक्ट कर लेगी और इसको भी कनेक्ट कर लेगी, तो एक ही बार लिखो। लेकिन यहां पर नहीं हो पाएगा ऐसा, क्योंकि उसने यहां पर डूइंग लिखा, तो आर के बाद तो डूइंग हो जाएगा, लेकिन हैव के बाद तो डूइंग नहीं होगा ना। अगर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, एक ही कॉन्टेक्स्ट में था, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में है, तो इसलिए बी की फॉर्म के बाद V4 है, तो हैव की फॉर्म के साथ आपको डन लिखना पड़ेगा, डूइंग की थर्ड फॉर्म डन, तो यहां हैव डन होगा। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है? तो आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं, 13 क्वेश्चंस हुए, ठीक है, विद लॉजिक 13 क्वेश्चंस। कल की क्लास में मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट, जय हिंद, जय भारत।